रांची में एयरपोर्ट सलाहकार समिति की बैठक। रक्षा राज्य मंत्री ने सेवाओं को प्रभावी और जनहितकारी बनाने के दिए निर्देश। रिम्स आश्रय गृह का भी किया निरीक्षण। मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने नई उत्पाद नीति की समीक्षा से किया इनकार। बताया राज्य और व्यापारी हित में भर रहा खजाना। एक्सपायरी बियर बेचने के मामले में दोषियों पर होगी कार्रवाई। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेताओं की घोषणा। संथाली भाषा की शॉर्ट फिल्म आंगेन के निर्देशक को डेब्यू डायरेक्टर का राष्ट्रीय पुरस्कार। मुख्यमंत्री ने दी बधाई। बोकारो में क्षेत्रीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता शुरू। भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच निर्णायक वनडे आज। फीफा विश्व विजेता के लिए अर्जेंटीना और स्पेन के बीच टक्कर। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों मोल्दोवा, नॉर्थ मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर आज नई दिल्ली से रवाना हुई। इन देशों की यात्रा के क्रम में राष्ट्रपति विभिन्न बैठकों और कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। साझेदारी और सहयोग को इससे नया आयाम मिलने की उम्मीद है। राष्ट्रपति अपनी यात्रा के पहले चरण में मोल्दोवा पहुंचेंगी, जहां वो अपने समकक्ष मैया संधू के साथ प्रतिनिधि स्तर की वार्ता करेंगी और संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से भी मुलाकात करेंगी। ये किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की पूर्वी यूरोपीय देश मोल्दोवा की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा पर रवाना हो गई हैं। वो मोल्दोवा, नॉर्थ मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा के लिए निकली हैं। राष्ट्रपति अपनी यात्रा के पहले चरण में मोल्दोवा पहुंचेंगी, जहां वे अपने समकक्ष मैया संधू के साथ प्रतिनिधि स्तर की वार्ता करेंगी और संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोस से भी मुलाकात करेंगी। संसद का मानसून सत्र कल से शुरू हो रहा है, जो 13 अगस्त तक चलेगा। लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी संभावित कार्यसूची के अनुसार इस सत्र में सरकार 5 महत्वपूर्ण विधेयक पेश कर सकती है। सदन के सुचारू संचालन पर सरकार का फोकस है। संसद के मानसून सत्र के दौरान सरकार 5 विधेयक पेश करने जा रही है। इनमें सुप्रीम कोर्ट में जज बढ़ाने, आयकर संशोधन, जन्म मृत्यु पंजीकरण नियमों से जुड़े विधेयक शामिल हैं। लोकसभा सचिवालय की ओर से मानसून सत्र को लेकर संभावित सरकारी कार्यसूची जारी की गई है। कार्यसूची के अनुसार सरकार इन सभी विधेयकों को इसी सत्र में पारित कराने की तैयारी में है। सरकार आयकर संशोधन विधेयक 2026 भी पेश करेगी, जो सरकारी प्रतिभूतियों यानी सिक्योरिटीज में निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को कर छूट देने के प्रावधान को औपचारिक रूप देने के लिए लाए गए अध्यादेश का स्थान लेने वाला विधेयक है। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट जजों की संख्या संशोधन विधेयक 2026, ये विधेयक ही अध्यादेश का स्थान लेगा। इसका उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 चीफ जस्टिस सहित करने का प्रावधान है। और वहीं जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक की अगर बात की जाए, जिसे पेश करने का और विचार के साथ पारित करने के लिए इसे सूचीबद्ध किया जाएगा। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के विलंबित पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन से संबंधित प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाना है। मॉनसून सत्र में इस बार लोकसभा में 48 सीटों की सीटिंग में बदलाव दिखेगा। टीएमसी के बागी 20 सांसद, डीएमके के 22 और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 सांसद इस बार अलग बैठेंगे। सांसदों की सीटिंग में बदलाव आया है। ममता बनर्जी का साथ छोड़ने वाले टीएमसी के 20 बागी सांसदों को लोकसभा में अलग से बैठने की मंजूरी मिली। 15 जून को तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसदों ने नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया से विलय कर लिया था। 8 जून को टीएमसी के लोकसभा के 28 सांसदों में से 20 ने एनडीए सरकार को समर्थन देने का फैसला किया था। वहीं अगर बात की जाए सांसदों और टीएमसी की पूर्व नेता ककुली घोष, दस्तेदार ने कहा था कि सांसदों के साइन वाला पत्र लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को भेज दिया था। बाकी सांसदों के नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में विलय इन्होंने किया था।
वहीं आपको बता दें, इस दौरान डीएमके के 22 सांसद जो कि अलग बैठे नजर आएंगे। वहीं 48 ऐसे कुल सांसद हैं जिनकी सिटिंग में बदलाव किया गया और एक नया गणित अब नजर आता है। टीएमसी के 20 सांसद हैं जो कि अलग बैठे हुए आज हम देखेंगे इस नए सत्र में जब शुरुआत होगी। अब एनसीपीआई के साथ होंगे ये 20 सांसद, क्योंकि इन्होंने विलय की बात कही थी। और वहीं उद्धव गुट के भी 6 सांसद हैं जिन्हें शिवसेना में जो विलय है वो मंजूर किया है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने महिलाओं के सशक्तिकरण, बच्चों के समग्र विकास और पोषण पर बल दिया है। उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा कि एक स्वस्थ और सशक्त भारत की नींव स्वस्थ माताओं और सुपोषित बच्चों पर टिकी है। किसी भी बच्चे का भविष्य माँ के गर्भ से ही आकार लेना शुरू हो जाता है। गर्भावस्था से लेकर बच्चे के 2 वर्ष पूरे होने तक के पहले 1000 दिन उसके पूरे जीवन की दिशा तय करते हैं। यही वह समय है जब उसके मस्तिष्क का सबसे तेज विकास होता है और स्वस्थ जीवन की मजबूत नींव रखी जाती है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्पष्ट मंत्र है, सही पोषण देश रोशन। और इसी सोच के साथ हमें मातृ पोषण को जन जन का संकल्प बनाना है। मेरे युवा साथियों, आप विकसित भारत की अमृत पीढ़ी हैं। अपने परिवार में हर गर्भवती माँ का ध्यान रखें, क्योंकि आज का मातृ पोषण ही कल के स्वस्थ, सक्षम और विकसित भारत की सबसे मजबूत नींव है। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें, मातृ पोषण की डोर उज्जवल भविष्य की ओर। रांची में भगवान बिरसा मुंडा एयरपोर्ट सलाहकार समिति की कल बैठक हुई। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में एयरपोर्ट पर यात्रियों की सुविधाओं के विस्तार और आधारभूत संरचना को सुदृढ़ बनाने पर चर्चा हुई। श्री सेठ ने यात्री सेवाओं को और अधिक प्रभावी तथा जनहितकारी बनाने के निर्देश दिए। इस दौरान पूर्व सांसद और एयरपोर्ट सलाहकार समिति के सदस्य अजय मारू तथा एयरपोर्ट के अधिकारी मौजूद रहे। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कल रांची के रिम्स स्थित आश्रय गृह का भी निरीक्षण किया। इस आश्रय गृह का निर्माण श्री सेठ की पहल पर पावर ग्रिड के CSR फंड से हुआ है। निरीक्षण के दौरान रक्षा राज्य मंत्री ने व्यवस्थाओं पर असंतोष जताया। उन्होंने बताया कि मरीजों के परिजनों को सस्ती दर पर ठहरने की व्यवस्था और भोजन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इसे बनवाया गया था, लेकिन राज्य सरकार की लापरवाही के कारण यह उद्देश्य अधूरा दिख रहा है। यहाँ भोजन के नाम पर अधिक कीमत वसूली जा रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने नई उत्पाद नीति की समीक्षा से इनकार किया है। गिरिडीह में डीडी झारखंड से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य और व्यापारी हित में इस नीति को सरकार ने लागू किया है, जिससे राज्य का खजाना भर रहा है, लिहाजा समीक्षा की जरूरत नहीं है। एक सवाल के जवाब में श्री प्रसाद ने कहा कि एक्सपायरी बियर बेचने के मामले में स्पष्टीकरण मांगा गया है और दोष सिद्ध होने पर कार्रवाई होगी। क्या उत्पाद नीति गलत बना हुआ है, क्या राजहित में नहीं है, क्या व्यापारी हित में नहीं है, या फिर उत्पाद नीति में समीक्षा की कोई आवश्यकता है तो क्या? क्योंकि जो उत्पाद नीति हमने बनाया है 2025, बेहतर से बेहतर रूप से उस नीति का धरातल पर कार्य दिख रहा है। राजस्व का भी जितना नुकसान हुआ था पूर्व में, जितना टारगेट है वो राजस्व भी अचीव हो रहा है और टारगेट से हम ऊपर जा रहे हैं। हमने देखा होगा कि 25-26 में 2700 करोड़ का टारगेट लक्ष्य था सरकार का, 2710 करोड़ हम लोग ले आए। इस बार 4600 करोड़ का लक्ष्य है। हम समझते हैं कि हम लोग 5000 करोड़ उसको पूरा करेंगे और एक क्वार्टर में हम 102 करोड़ बेसी राजस्व वसूली किए हैं। तो हम समझते हैं कि उत्पाद नीति की समीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। बेहतर से बेहतर पॉलिसी हम लोग लेकर के 2025 में लाए थे। आज यही पॉलिसी।
राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। कल भी सभी शहरी क्षेत्रों के सभी बूथों पर विशेष कैंप का आयोजन होगा। इस दौरान मतदाता बीएलओ से इन्यूमरेशन प्रपत्र प्राप्त कर सकेंगे और उसे जमा भी कर सकेंगे। इधर राज्य के नोडल पदाधिकारी देवदास दत्ता ने धनबाद अंतर्गत झरिया विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न बूथों में एसआईआर प्रक्रिया का जायजा लिया और संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने वोटरों से भी इस संबंध में बातचीत की। नोडल पदाधिकारी ने झरिया अंचल कार्यालय में चल रहे एसआईआर कार्यों का भी निरीक्षण किया। बेहतर कार्य करने वाले बीएलओ का उन्होंने हौसला भी बढ़ाया। सिमडेगा व्यवहार न्यायालय में डालसा द्वारा विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान कानूनी सहायता समेत विभिन्न योजनाओं के बारे में भी लोगों को जानकारी दी गई। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार सिन्हा ने वाहनों का बीमा कराने पर विशेष रूप से जोर दिया। मैंने आज मोटर व्हीकल पर अपनी बातें रखी और खासकर इस बात पर जोर दिया बिना इंश्योरेंस के कोई गाड़ी नहीं चले। इसके लिए मैंने DTO साहब को भी निर्देशित किया है कि आप इस बात को सुनिश्चित करें कि पूरे राज्य जिले में एक भी गाड़ी ऐसी ना हो जो कि इंश्योरेंस के बिना चले। इससे जो परेशानी होती है वाहन मालिक को बहुत ही ज़्यादा है। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उनको इतना मुआवजा देना पड़ जा सकता है कि उनके सामर्थ्य से बाहर है। गाड़ी खरीदना अलग बात है, लेकिन मुआवजा देने की कैपेसिटी एक मोटरसाइकिल वाले के पास, एक छोटा सा ऑटो चलाने के पास नहीं रहती। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेताओं की घोषणा कर दी गई है। आर्टिकल 370 सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के रूप में चयनित हुई है। नन फीचर फिल्म कैटेगरी में संथाल शॉर्ट फिक्शन फिल्म आंगेन के लिए रविराज मुर्मू को बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ द डायरेक्टर के राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह पहली बार है जब संथाली भाषा से जुड़े किसी नवोदित निर्देशक को यह अवार्ड मिलेगा। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविराज मुर्मू को इस बड़ी उपलब्धि के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रतिष्ठित राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतना न केवल उनके लिए एक व्यक्तिगत मील का पत्थर है, बल्कि यह झारखंड के लोगों और संथाली भाषा के लिए भी गर्व की बात है। बोकारो में बच्चों के हृदय रोग की मुफ्त जांच के लिए विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान 5 जिलों से आए 18 वर्ष तक के बच्चों की विशेषज्ञ डॉक्टरों ने स्क्रीनिंग की। जरूरतमंद बच्चों का कोच्चि में निःशुल्क इलाज और ऑपरेशन कराए जाने की पहल भी हुई। शिबू सोरेन स्मृति भवन टाउन हॉल में स्वास्थ्य विभाग, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम और अमृता हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वावधान में विशेष हृदय जांच शिविर लगाया गया। इसमें झारखंड के 5 जिलों से आए बच्चों की स्क्रीनिंग और विशेषज्ञों द्वारा जांच की गई। मौके पर उपस्थित अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने बताया कि ऐसे शिविर बच्चों को नया जीवन देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल साबित हो रही है। ये तो दिल की बीमारी है ही, और ये दिल को छू लेने वाली बात है कि अगर इस तरह के बच्चों का इलाज हो पाता है तो हम लोग इसको बहुत सफल मानते हैं। और इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री हमेशा इस चीज का केयर करते हैं कि अधिक से अधिक बच्चों का इलाज इससे हो सके। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में फिलहाल 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के जटिल हृदय रोग का उपचार सीमित है। इसी वजह से अमृता हॉस्पिटल कोच्चि के साथ समझौता कर बच्चों को निःशुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर ब्रिजेश बताते हैं कि इस पहल से जरूरतमंद परिवारों को बड़ी सहायता मिलने की उम्मीद है। गवर्नमेंट ऑफ झारखंड अमृता हॉस्पिटल के साथ पीडियाट्रिक कार्डियक कैंप है। इसमें 18 इयर्स के तक बच्चों को हार्ट का प्रॉब्लम है तो उसके लिए हम फ्री स्क्रीनिंग करेगा, एको भी करेगा। जिस बच्चों को हार्ट का सर्जरी ज़रूरत है तो वो गवर्नमेंट झारखंड और अमृता हॉस्पिटल के साथ फ्री हार्ट सर्जरी करेगा। उसके बाद भी हम हर साल इधर आऊँगा, चेकअप हर साल करेगा। ये नया प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम अभी तक 200 लोगों का ऑपरेशन कर दिया। यह पहल जरूरतमंद परिवारों के लिए बड़ी राहत और बच्चों को स्वस्थ जीवन देने की दिशा में अहम कदम साबित हो रही है। बोकारो से मनोज कुमार की रिपोर्ट।
खूंटी जिले में अच्छी होती सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था और आयुष्मान कार्ड का सीधा लाभ आम जनता को जमीनी स्तर पर मिलने लगा है। खूंटी जिला मुख्यालय के कर्रा रोड स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अपनी विभिन्न बीमारियों का मुकम्मल इलाज कराने के लिए प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में स्थानीय मरीज पहुंच रहे हैं। खूंटी के कर्रा रोड स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अब इलाके के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए स्वास्थ्य का एक मजबूत सहारा बनकर उभरा है। सामान्य और मौसमी बीमारियों की सटीक जांच और गुणवत्तापूर्ण दवाइयों की निरंतर उपलब्धता के कारण आमजन हर छोटी बड़ी समस्या के लिए बेझिझक यहां पहुंच रहे हैं। अगर मौसम सीजन ज्यादा हो तो 80% 90% तक यहाँ आता है और पेशेंट यहाँ ठीक हो जाते हैं। मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और ट्यूबरकुलोसिस की भी जाँच किया जाता है और ये यूरिन हो जाँच और लगभग सारा दवा उपलब्ध है। यहाँ बहुत अच्छा व्यवस्था किया गया है सरकार की तरफ से, इसमें नो डाउट है। पेशेंट को भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। 1.5 महीना, 2.5 महीना, 3.5 महीना, 9 महीना, 16 से 24 मंथ वगैरह 5 साल कार्ड लेकर आते हैं। कार्ड के हिसाब से हम लोग देख के हम लोग को दे देते हैं। जिसका 3 महीना गर्भवती हुए है तो पहला टीका लेती है, फिर 1 महीना के बाद फिर दूसरा टीका। इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सामान्य और मौसमी बीमारियों के साथ साथ शिशुओं का संपूर्ण टीकाकरण चक्र और गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच भी निर्धारित समय सारणी के अनुसार पूरी सजगता से की जा रही है। अस्पताल पहुंचे मरीजों के परिजनों और स्थानीय निवासियों ने व्यवस्था पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ का व्यवहार बेहद सहयोगात्मक है। यहाँ एक्सरे वगैरह, ब्लड टेस्ट वगैरह भी कराए, सब नॉर्मल था, लेकिन कुछ अपना खांसी है, 2-4 दिन रहेगा फिर ठीक हो जाएगा। यहाँ हर एक तरह का सुविधा उपलब्ध है, दवा भी यहाँ से हमें मिला। हाँ, हर चीज़ का सुविधा होता है। 5 रुपया में रजिस्ट्रेशन होता है, हर चीज़ या दवाई वाई सब फ्री में मिलता है। और प्राइवेट में जाते हैं तो वहाँ पैसा लगता है, जांच का भी बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। यहाँ अल्ट्रासाउंड सब जैसे गर्भवती लोग का फ्री ही होता है और जो लाल कार्ड रहता है तो उन लोग का भी फ्री नहीं होता है। जागरूकता आई है और लोग अपने अधिकार को पहचानने लगे हैं और प्लस है कि आ रहे हैं सब डॉक्टर लोग तो मिल रहे हैं, जो भी बीमारी है उसका समाधान। इस स्वास्थ्य केंद्र के प्रति लोगों के बढ़ते आकर्षण की बड़ी वजह केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना है। विभिन्न जटिल और सामान्य बीमारियों का इलाज आयुष्मान भारत स्वास्थ्य सीमा के दायरे में आने से स्थानीय समाज में सरकारी चिकित्सा प्रणालियों के प्रति न केवल जागरूकता बढ़ी है बल्कि उनका विश्वास भी कई गुना बढ़ा है। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। पलामू के तरहसी प्रखंड में ट्रांसफार्मर का फॉल्ट ठीक कर रहे एक बिजली मिस्त्री की हाई टेंशन तार की चपेट में आने से कल मौत हो गई। घटना से आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने काफी देर तक शव को उतारने नहीं दिया। परिजन सरकारी प्रावधान के तहत मुआवजा और नौकरी की मांग कर रहे थे। समझाने बुझाने के बाद देर रात शव को उतारा गया। बताया जा रहा है कि सुखरो टोला में 1 सप्ताह से बिजली नहीं थी। मिस्त्रियों को फॉल्ट को दुरुस्त करने के लिए भेजा गया। इसी क्रम में यह हादसा हो गया। और अब देखते हैं जिलों की कुछ अहम खबरें फटाफट अंदाज में। दुमका के जरमुंडी प्रखंड के दौरे पर उप विकास आयुक्त ने विकास योजनाओं, पंचायत भवन, स्वास्थ्य उपकेंद्रों और पेयजल योजना का निरीक्षण किया। अव्यवस्थाओं और लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई तथा योजनाओं के त्वरित और पारदर्शी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। दुमका में राजकीय श्रावणी मेला महोत्सव की तैयारियों की समीक्षा बैठक में सभी विभागों को 24 जुलाई तक व्यवस्थाएं पूरी करने का निर्देश दिया गया। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता, बिजली, यातायात, पार्किंग, सुरक्षा और अतिक्रमण हटाने पर विशेष जोर दिया गया। हजारीबाग विधानसभा के शहरी क्षेत्र में SIR 2026 अभियान के तहत कल और 20 जुलाई को सभी मतदान केंद्रों पर लगने वाले विशेष शिविरों के प्रचार प्रसार के लिए मतदाता जागरूकता रथ रवाना किया गया। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक मतदाताओं को शिविर और मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया से जोड़ना है। बोकारो में गिफ्ट ऑफ लाइफ कार्यक्रम जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित बच्चों के लिए नई उम्मीद बना है। उपायुक्त अजय नाथ झा ने कहा कि पात्र बच्चों को समय पर जांच, निःशुल्क उपचार और जरूरत पड़ने पर हृदय सर्जरी की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है।
बोकारो में दैनिक भास्कर मेधावी छात्र सम्मान समारोह में उपायुक्त अजय नाथ झा ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल अच्छे अंक लाना नहीं बल्कि विद्यार्थियों में विवेक, नैतिकता और सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना है। उन्होंने युवाओं को जिम्मेदार नागरिक बनने का संदेश दिया। देवघर समाहरणालय में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की समीक्षा की गई। बैठक में 22 जुलाई को आयोजित होने वाली BLO और BLA 2 की तीसरी बैठक की जानकारी साझा की गई। रामगढ़ जिला प्रशासन ने आपदा प्रबंधन विभाग के तहत गोला प्रखंड के नेमरा में पात्र लाभुकों के बीच राहत राशि वितरित की। प्रशासन ने कहा कि आपदा प्रभावित परिवारों को त्वरित सहायता और पुनर्वास उपलब्ध कराना उसकी प्राथमिकता है तथा हर जरूरतमंद तक समय पर मदद पहुंचाई जाएगी। गढ़वा जिले के सभी शहरी मतदान केंद्रों पर SIR 2026 के तहत विशेष शिविर का आयोजन किया गया। जिन मतदाताओं का एन्यूमरेशन फॉर्म अभी तक जमा नहीं हुआ है वे कल सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक अपने संबंधित मतदान केंद्र पर पहुंचकर फॉर्म प्राप्त या जमा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम के लिए 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर पर प्रेरक कहानी, नवाचारी पहल या देशवासियों को प्रेरित करने वाले सुझाव दिए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री का आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाला यह मासिक लोकप्रिय कार्यक्रम कई जन आंदोलनों का वाहक भी बना है तथा हर महीने लोग इसका बेसब्री से इंतजार करते हैं। बोकारो में क्षेत्रीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता में प्रतिभागी दम दिखा रहे हैं। बोकारो पुलिस केंद्र में इस प्रतियोगिता के उद्घाटन के दौरान प्रतिभागियों ने आकर्षक मार्च पास्ट किया। बैंड की भी प्रस्तुति हुई। मौके पर पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे और उन्होंने प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाया तथा शुभकामनाएं दी। रांची में चल रहे राज्य स्तरीय सुब्रतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता में खिलाड़ियों और टीमों के बीच श्रेष्ठता की जंग जारी है। प्रतियोगिता के दूसरे दिन कल कई रोमांचक मुकाबले हुए। विभिन्न वर्गों में टीमों ने उम्दा प्रदर्शन करते हुए अगले चरण में जगह बनाई। इस दौरान खेल कौशल, अनुशासन और खेल भावना का खिलाड़ियों ने परिचय दिया। इस प्रतियोगिता में राज्य के विभिन्न प्रमंडलों से आए खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स में आज तीसरा और निर्णायक वनडे मैच खेला जाएगा। श्रृंखला में दोनों ही टीमें 1-1 की बराबरी पर हैं। लॉर्ड्स के मैदान में जीत श्रृंखला में जीत होगी। T20 सीरीज में हार का सामना करने वाली टीम इंडिया इस वनडे श्रृंखला को जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगी। प्रशंसकों को रोहित शर्मा और विराट कोहली से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। फीफा विश्व कप फुटबॉल का आज फाइनल खेला जाएगा। खिताबी मुकाबला अर्जेंटीना और स्पेन के बीच होगा। दोनों ही टीमें पूरी लय में नजर आ रही है। ऐसे में कांटे की टक्कर की उम्मीद है। यूरोप बनाम दक्षिण अमेरिका, पोजीशन बनाम काउंटर अटैक। फीफा विश्व कप का कारवां अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। एक तरफ है मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना तो दूसरी तरफ है यूरोप की नई ताकत स्पेन। एक और लियोनेल मेसी का आखिरी विश्व कप और लगातार दूसरी ट्रॉफी का सपना। दूसरी ओर युवा स्पेन की टीम दुनिया के सबसे बड़े मंच पर इतिहास लिखने को तैयार है। यह सिर्फ एक फाइनल नहीं, दो खेल शैली, दो महाद्वीपों और दो पीढ़ियों के बीच की सबसे बड़ी टक्कर है। अर्जेंटीना अगर यह मुकाबला जीतता है तो लगातार दूसरी बार विश्व कप जीतकर 1958 और 1962 में ब्राजील के बाद ऐसा करने वाली पहली टीम बन जाएगा। वहीं स्पेन 2010 के बाद अपना दूसरा विश्व कप खिताब जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगा। दोनों टीमों ने फाइनल तक का सफर शानदार अंदाज में तय किया है। अर्जेंटीना ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया, जबकि स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से मात देकर फाइनल का टिकट हासिल किया। पूरे टूर्नामेंट में अर्जेंटीना ने अपने सभी 7 मुकाबले जीते हैं, जबकि स्पेन 6 जीत और 1 ड्रॉ के साथ अजेय रहते हुए फाइनल तक पहुंचा है। अटैक बनाम डिफेंस, इस महामुकाबले की सबसे बड़ी कहानी होगी अर्जेंटीना का तूफानी अटैक बनाम स्पेन की लोहे जैसी डिफेंस।
अर्जेंटीना टूर्नामेंट की सबसे ज्यादा गोल करने वाली टीमों में शामिल है, जबकि स्पेन ने सबसे कम गोल खाए हैं और 5 क्लीन शीट के साथ अपनी रक्षात्मक मजबूती का दम दिखाया है। स्पेन का पोजीशन गेम विरोधियों को थका देता है, जबकि अर्जेंटीना के तेज काउंटर अटैक कुछ ही सेकंड में मैच का रुख बदल सकते हैं। यह मुकाबला दुनिया की नंबर 1 और नंबर 2 टीमों के बीच है, इसलिए हर पास, हर टैकल, हर सेव और हर गोल इतिहास का हिस्सा बन सकता है। दोनों गोलकीपर शानदार फॉर्म में हैं और फाइनल का दबाव उनके धैर्य की भी सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाला है। अनुभव बनाम युवा जोश। फाइनल में अनुभव और युवा जोश की भी सीधी भिड़ंत होगी। एक तरफ मेसी हैं जो अपनी विरासत को अमर बनाने के लिए आखिरी बार विश्व कप ट्रॉफी उठाने का सपना देख रहे हैं। दूसरी तरफ यामाल हैं जो नई पीढ़ी के सबसे बड़े सितारे के रूप में दुनिया के सामने अपनी पहचान हमेशा के लिए दर्ज कराना चाहते हैं। इन सभी सवालों का जवाब सिर्फ 90 मिनट या शायद उससे भी ज्यादा समय में मिलेगा, जब इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए एक टीम का नाम दर्ज हो जाएगा, विश्व विजेता के रूप में। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। इधर फीफा विश्व कप फुटबॉल में कल तीसरे स्थान के लिए खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को हराकर कांस्य पदक हासिल किया। इस मैच में दोनों टीमों के बीच श्रेष्ठता की जंग दिखी। हालांकि मैच इंग्लैंड ने 6-4 के अंतर से जीत लिया। फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के मुकाबले में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर टूर्नामेंट का कांस्य पदक अपने नाम कर लिया। रोमांच से भरपूर इस मुकाबले में दोनों टीमों ने आक्रामक खेल का प्रदर्शन किया। मैच के निर्धारित समय तक मुकाबला बराबरी का रहा, लेकिन अतिरिक्त समय में इंग्लैंड ने 97वें मिनट और 111वें मिनट में लगातार 2 गोल दागकर 6-4 से जीत दर्ज की। सेमीफाइनल में अर्जेंटीना से हारने वाली इंग्लैंड ने शानदार वापसी करते हुए विश्व कप अभियान का समापन कांस्य पदक के साथ किया, जबकि फ्रांस की टीम को चौथे स्थान से संतोष करना पड़ा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रांची में एयरपोर्ट सलाहकार समिति की बैठक। रक्षा राज्य मंत्री ने सेवाओं को प्रभावी और जनहितकारी बनाने के दिए निर्देश। रिम्स आश्रय गृह का भी किया निरीक्षण। मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने नई उत्पाद नीति की समीक्षा से किया इनकार। बताया राज्य और व्यापारी हित में भर रहा खजाना। एक्सपायरी बियर बेचने के मामले में दोषियों पर होगी कार्रवाई। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेताओं की घोषणा। संथाली भाषा की शॉर्ट फिल्म आंगेन के निर्देशक को डेब्यू डायरेक्टर का राष्ट्रीय पुरस्कार। मुख्यमंत्री ने दी बधाई। बोकारो में क्षेत्रीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता शुरू। भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच निर्णायक वनडे आज। फीफा विश्व विजेता के लिए अर्जेंटीना और स्पेन के बीच टक्कर।